Good morning, my dear students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 6th. सुप्रभात बच्चों, हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। चिल्ड्रंस, हमने अभी तक मेला, सैर, कविता बसंती हवा, उपहार, जोकर, आओ आयु बताना सीखो, महाराष्ट्र की बेटी, इन पाठ का अभ्यास किया है और यही फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पोर्शन है। तो बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम व्याकरण की तरफ बढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, भाषा वह माध्यम है जिससे हम हमारे विचारों और भावों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचार और भाव को जान सकते। भाषा और व्याकरण का बहुत ही गहरा संबंध होता है। भाषा बोलते समय, लिखते समय शुद्ध होनी बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों, भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक तो दूसरा लिखित। मौखिक यानी कि मुंह द्वारा बोले जाने वाला और लिखित यानी कि लिखा जाने वाला। तो अब देखते हैं व्याकरण किसे कहा जाता है। बच्चों, जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों, अगर कोई व्यक्ति कहती है कि हमको स्टेशन जाना है तो यह वाक्य अशुद्ध है। जब हमें व्याकरण का उचित ज्ञान होगा तो वाक्य अशुद्ध है कि शुद्ध वह हमें पता चलेगा। बच्चों, हमको स्टेशन जाना है यह वाक्य अशुद्ध है तो शुद्ध वाक्य यह है कि हमें स्टेशन जाना है। इस प्रकार भाषा का प्रयोग करते समय व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। चिल्ड्रंस, व्याकरण के 3 अंग हैं। सबसे पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। अर्थात बच्चों, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला विभाग वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग और तीसरा वाक्य विभाग। बच्चों, वर्ण ही अक्षर है। अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वॉवल्स, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। और ये स्वर और व्यंजन आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो। दूसरा शब्द विभाग। शब्द मतलब वर्ड्स। अक्षरों का वह समूह जिससे कोई अर्थ निकलता है वे शब्द कहलाते हैं, जैसे पौधे, पेड़, साथ, स्वागत। तीसरा विभाग वाक्य सेंटेंस। शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं, जैसे पौधे लगाओ पेड़ बचाओ, कतार में चलो हम सब साथ हैं। तो आज का हमारा मुख्य अध्ययन विषय है शब्द और उसके भेद। तो आज के हमारे अध्ययन विषय को शुरुआत करते हैं, जिसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। शब्द और उसके भेद। चिल्ड्रंस, भेद यानी प्रकार। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। व्याकरण के अनुसार शब्द के 8 प्रकार होते हैं, जो कि हम आज उसका अध्ययन करने वाले हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द के अनुसार 4 प्रकार को हम आज देखने वाले हैं। विकारी यानी सव्यय शब्द, उसमें 4 प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी अव्यय शब्द, उसमें 4 प्रकार है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज हम इस लेक्चर में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक
इन 8 शब्द भेद के परिभाषा और उदाहरण देखने वाले हैं, लेकिन इनसे पहले हम जान लेते हैं कि विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार विकार या बदल होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लड़का, लड़के संज्ञा में बदल हुआ, मैं, मुझे सर्वनाम में बदल हुआ, अच्छा, अच्छी विशेषण में बदल हुआ, करना, करूँगा क्रिया में बदल हुआ। बच्चों, स्क्रीन पर आगे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उनके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। लड़का गाँव गया, लड़के गाँव गए। यहाँ पर लड़का, लड़के इस शब्द में बदलाव आया है। मैं गाँव गया, मुझे गाँव जाना है। मैं, मुझे, यहाँ पर बदलाव आया है। राम अच्छा है, सीता अच्छी है। लिंग के अनुसार अच्छा, अच्छी इनमें बदलाव आया है। मैं अध्ययन करूँगा, तुम्हें अध्ययन करना है। इन दोनों वाक्य में जो क्रिया है करूँगा, उसमें करूँगा और करना यह बदलाव आया है। तो इस प्रकार बच्चों, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार विकार या बदल होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार विकार या बदल नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, तथा, ऊपर, भीतर, शाबाश, परंतु आदि शब्द अव्यय होते हैं। अब यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। लड़का प्रतिदिन आता है, लड़की प्रतिदिन आती है। लड़के प्रतिदिन आते हैं, लड़कियां प्रतिदिन आती है। बच्चों, यहाँ पर लिंग के अनुसार प्रतिदिन इस शब्द में किसी प्रकार का बदल नहीं हुआ है। इसलिए जिस शब्द में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार विकार या बदल नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। चिल्ड्रन, सबसे पहले हम विकारी शब्द के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन चारों की परिभाषा और उदाहरण जानेंगे। उसमें से सबसे पहले हम बढ़ते हैं संज्ञा की तरफ। संज्ञा, नाउन। छात्रों, संज्ञा की परिभाषा यानी डेफिनेशन किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान के नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के नाम राम, मोहन, गणेश, महेश, रमेश, भरत, मनहर, सीता, रमा आदि। अब संज्ञा वस्तुओं के नाम भी हो सकते हैं, जिसमें पानी, फल, पुस्तक, कलम, पेड़ आदि। और संज्ञा जो है वह प्राणियों के नाम भी होते हैं, जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, कुत्ता, गाय, शेर, बंदर। और अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ, दुख, आनंद, भय ये सब मन के भाव है जो संज्ञा कहलाते हैं। और सबसे आखिर में स्थानों के नाम पाठशाला, बाग, मंदिर, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि। तो इस प्रकार बच्चों, संज्ञा की परिभाषा यह हुई कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम, प्रोनाउन। चिल्ड्रंस, दिए गए वाक्यों को हम पढ़ते हैं। एक रामू था,
एक दिन रामू बकरियों को लेकर जंगल में गया। रामू ने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया। रामू ने खाना खाया, फिर रामू सो गया। अब यहाँ पर देखो, रामू यह एक संज्ञा है जो कि व्यक्ति का नाम है, और रामू यह संज्ञा बार बार आई है। वाक्य में संज्ञा का प्रयोग बार बार होना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम संज्ञा के बदले सर्वनाम का उपयोग करते हैं। अब देखो, एक रामू था। एक दिन वह बकरियों को लेकर जंगल में गया। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने खाना खाया, फिर वह सो गया। अब इन वाक्य में राम यह संज्ञा के बदले वह, उसने इन सर्वनामों का उपयोग किया गया है। तो इसका मतलब बच्चों, संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार हुई। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, तू, वह, आपका, कोई, यह, तुम्हारा, ये, वे, हम, मैं, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अब बढ़ते हैं विशेषण की तरफ। विशेषण एडजेक्टिव। बच्चों, अब चित्र के साथ कुछ शब्द लिखे हुए होंगे, हम उसको पढ़ते हैं। बुद्धिमान अध्यापक। बच्चों, यहाँ पर बुद्धिमान यह शब्द अध्यापक की विशेषता बता रहा है। सच्चे बच्चे। देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग अगर पूछते हैं कि बच्चे कैसे हैं, तो उत्तर मिलता है कि सच्चे, यानी कि सच्चे यह शब्द बच्चों की विशेषता बता रहा है। सुंदर विद्यालय। यहाँ पर भी बच्चों सुंदर विद्यालय, सुंदर यह शब्द विद्यालय की विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, अच्छा, होशियार, बुद्धिमान, सच्चा आदि। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पढ़ते हैं। गरम चाय, लाल फूल, लंबी पेंसिल, 1 किलो टमाटर, तीसरी बोतल, बूढ़ा आदमी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर गरम चाय मतलब गरम यह शब्द चाय की विशेषता बता रहा है। लाल फूल यानी कि फूल का रंग लाल है, मतलब लाल यह शब्द फूल की विशेषता बता रहा है। तीसरा, लंबी पेंसिल, पेंसिल कैसी है? लंबी, तो लंबी यह शब्द पेंसिल की विशेषता बता रहा है। उसके बाद 1 किलो टमाटर, 1 किलो यह टमाटर की विशेषता बता रहा है। तीसरी बोतल, यानी यहाँ पर तीसरी यह शब्द बोतल की विशेषता बता रहा है। और उसी तरह बूढ़ा आदमी, मतलब आदमी कैसा है? बूढ़ा है, बूढ़ा यह शब्द आदमी की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। विशेषण की परिभाषा यही है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं चौथा विकारी शब्द क्रिया। क्रिया, वर्ब। चिल्ड्रंस, क्रिया का अर्थ ही है काम। अब कुछ वाक्य द्वारा क्रिया इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चित्रों के साथ दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। अब बच्चों ध्यान से सुनिए। तोता मिर्च खाता है, इसमें खाता, बारिश हो रही है, इसमें हो रही,
और बच्चा दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता, यह तीनों क्रिया है। इन तीनों वाक्य में खाना, होना, दौड़ना यह शब्द क्रिया सूचित करते हैं। अर्थात बच्चों, काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। आसान शब्द में क्रिया की परिभाषा यही है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों, आना, जाना, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, लेना, होना, चढ़ना, उठना, सोना, देखना, उतरना, सुनना, चलना, चलाना, गाना, नाचना, उड़ना आदि शब्द क्रियाएं हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने विकारी शब्द के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यह भेद देखे हैं और समझे हैं। अब हम बढ़ते हैं अविकारी शब्द के क्रिया विशेषण की ओर। क्रिया विशेषण, एडवर्ब। बच्चों, इन तीनों वाक्यों को पढ़ते हैं। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, रश्मि रोज पढ़ती है, बस्ता ऊपर रखा है। अब सबसे पहले वाक्य में अगर हम सवाल पूछते हैं कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो दौड़ने का ढंग तेज इस शब्द से पता चलता है। यानी यहाँ पर तेज यह शब्द दौड़ना इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब देखो, रश्मि कब पढ़ती है, तो पढ़ने का समय हमें रोज़ यह शब्द से पता चलता है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर रोज़ यह शब्द पढ़ना इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार आखिरी वाक्य में बस्ता कहाँ रखा है, अगर हम यह सवाल पूछते हैं तो बस्ता रखने का स्थान ऊपर यह शब्द पता चलता है। मतलब बच्चों, ऊपर यह शब्द रखना इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो छात्रों, तेज, रोज, ऊपर यह तीनों शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वह क्रिया विशेषण हुए। मीन्स वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आगे संबंध बोधक। अर्थात छात्रों, एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताता है। अब चित्र के साथ दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं। मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है, घर के सामने बगीचा है, टोकरी के अंदर फल है। चिल्ड्रंस, यहाँ पर सबसे पहले वाक्य में मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है, तो के ऊपर यह शब्द मेज और कंप्यूटर, इनमें संबंध बता रहा है। उसी तरह दूसरे वाक्य में भी घर के सामने बगीचा है, तो घर और बगीचा इस बीच में के सामने यह शब्द संबंध बता रहा है। और सबसे आखिरी वाक्य टोकरी के अंदर फल है, तो टोकरी और फल, इन शब्दों में के अंदर यह शब्द संबंध बताता है। अर्थात बच्चों, जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम को किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधकों से पहले के, की, से यह शब्द लगते हैं। बच्चों, और भी संबंध बोधक शब्द है, हम इन संबंध बोधक शब्दों को पढ़ते हैं। अन्य संबंध बोधक शब्द के बाहर, के सामने, के अंदर, के मारे, के पीछे, के आगे, के भीतर, के समान, के साथ, की ओर, की तरह, की तरफ। तो छात्रों, संबंध बोधक की आसान सी परिभाषा है, संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले अव्यय शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। अब जानकारी प्राप्त करते हैं समुच्चय बोधक यानी योजक के बारे में।
चिल्ड्रंस, दो शब्दों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। जैसे सोनल की माँ बीमार थी इसलिए वह आगरा गई। अब इस वाक्य में सोनल की माँ बीमार थी और वह आगरा गई, यह दो वाक्य है, पर इसलिए यह शब्द इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उसी तरह दूसरे वाक्य में वह केवल खेलता ही नहीं बल्कि पढ़ता भी है। खेलना और पढ़ना, इन दोनों को बल्कि यह शब्द ने जोड़ा हुआ है। तीसरा वाक्य, कल गृह कार्य करके लाओ अन्यथा दंड दिया जाएगा। इस वाक्य में भी दो वाक्य है, कल गृह कार्य करके लाओ और दंड दिया जाएगा। इन दोनों वाक्य को जोड़ा हुआ है अन्यथा इस शब्द के द्वारा। अगला वाक्य, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है किंतु तुम इसका उपयोग नहीं करते। इसमें भी दो वाक्य है और यह किंतु इस शब्द से जोड़े हुए हैं। अपूर्वा विदुषी और प्रखर बहन भाई है। इसमें अपूर्वा, विदुषी, प्रखर, इन शब्दों को और इस शब्द ने जोड़ा हुआ है। अर्थात बच्चों, इसीलिए, बल्कि, अन्यथा, किंतु और यह शब्द समुच्चय बोधक हुए या फिर उन्हें योजक भी कह सकते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार है, परंतु, यानी, मानो, अपितु, फलस्वरूप, वरना, या, अथवा आदि। और भी चार उदाहरण देखते हैं। सुजाता और नीलम खाना खा रही है। इस वाक्य में और यह शब्द समुच्चय बोधक है। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। इस वाक्य में भी इसलिए यह शब्द समुच्चय बोधक है। तीसरे वाक्य में मैं लाल फ्रॉक खरीदूं या पीली, या, यह शब्द समुच्चय बोधक है। और आखिरी वाक्य, सानिया अच्छा खेली लेकिन हार गई। लेकिन यह शब्द समुच्चय बोधक है क्योंकि और, इसलिए, या, लेकिन यह शब्द दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। इसलिए बच्चों, दो शब्द, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। अब जानते हैं विस्मयादि बोधक के बारे में। चिल्ड्रंस, विस्मयादि बोधक की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि मन भावों को व्यक्त करने वाले पदों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। शाबाश, तुमने मैच जीत लिया। वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हे भगवान, मुझे उठा लो। हाय, यह सब कैसे हो गया। छी छी, कितनी बदबू है। चिल्ड्रंस, यहाँ पर सबसे पहले दो वाक्यों में शाबाश और वाह वाह, यह शब्द प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं जो कि मन के भाव है। उसी प्रकार दूसरे दो वाक्य हे भगवान और हाय, यह शब्द शोक व्यक्त कर रहे हैं। और आखिरी वाक्य में छी छी, यह शब्द घृणा व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात बच्चों, जो शब्द भाव प्रकट करते हैं, मन भाव को व्यक्त करते हैं, वह शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। मन भाव को व्यक्त करने वाले कुछ अन्य विस्मयादि बोधक शब्द इस प्रकार हैं। हाय हाय, ओह, उफ, बाप रे बाप। और अन्य उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आहा, कितना सुंदर फूल है। इस वाक्य में आहा, यह शब्द विस्मयादि बोधक है जो मन के भाव को प्रकट कर रहा है। दूसरा वाक्य छी छी, कितनी गंदगी है। यहाँ पर भी छी छी, यह शब्द घृणा व्यक्त कर रहा है। उसके बाद हाय, मेरे घर में आग लग गई। इस वाक्य में हाय, यह शब्द
शोक को प्रकट कर रहा है। और अरे कितना बड़ा मेंढक है, इस वाक्य में अरे यह शब्द कहकर यह लड़का आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। अर्थात बच्चों, आहा यह शब्द प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, छी छी यह शब्द घृणा प्रकट कर रहा है, हाय यह शब्द परेशानी या दुख व्यक्त कर रहा है, और अरे यह शब्द आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। यह सारे शब्द विस्मयादि बोधक है। छात्रों, वे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो आसान से भाषा में विस्मयादि बोधक की परिभाषा यही है कि आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि मन भावों को व्यक्त करने वाले पदों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में शब्द के 8 भेद यानी व्याकरण के अनुसार शब्द के 8 प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जिसमें विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द के 4 प्रकार हैं: क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन 8 भेद की हमने परिभाषा जानी और उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश की। अब मैं आपको आज का होमवर्क बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी को हिंदी की नोटबुक में आज की डेट लिखनी है। उसके बाद इन 8 शब्द भेद की परिभाषा लिखनी है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन सभी की परिभाषा आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में 1 टाइम लिखना है। यह होमवर्क आप सभी को कंपलसरी कंप्लीट करना है और कंप्लीट होने के बाद मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रंस। हैव अ नाइस डे।